हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव यादव श्री राम टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं औसत का सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर आया हूं। कल हमने प्राकर संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इनका औसत हम कैसे निकालते हैं वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज इससे आगे इन्हीं प्राकर संख्या या लगातार संख्याओं में यदि किसी संख्या को बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो उनके औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, नया औसत क्या होगा, पुराना औसत क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये लगातार चार संख्या हैं। जब मैं इनका औसत निकालता हूं तो कल मैंने बताया था कि लगातार या समान अंतर वाली जो भी संख्याएं हैं उनका औसत ज्ञात करने के लिए हम इसके फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के सीधे ही दो का भाग देते हैं, जिससे सीधा एवरेज निकल कर आ जाता है। तो यहां से इसका फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर 4 है। मैं इसका एवरेज यहां से निकालता हूं तो यहां से 5/2 बराबर इसका औसत कितना निकल के आ गया, 2.5। मैंने इन्हीं कंटिन्यू नंबर्स में एक संख्या को आगे और बढ़ाया तो यहां से मैंने अब इन संख्याओं को 1, 2, 3, 4 और 5 तक ले लिया। अब मैंने इन पांचों संख्याओं का एवरेज निकाला तो यहां से एवरेज इनका जो निकल के आ जाएगा, एवरेज यहां से निकल के आ जाएगा फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर बटा 2 बराबर 6/2 बराबर कितना हो गया, 3। एक नंबर को मैं और बढ़ाता हूं, 1 से लगा के मैं 6 तक ये नंबर लेता हूं तो फिर मैं इनका एवरेज निकालता हूं तो यहां से इनका एवरेज निकल के आ गया 1 + 6/2 बराबर 3.5। इसी प्रकार मैं इन्हीं नंबर्स में 1 से लगा के 7 तक की संख्या लेता हूं और फिर एवरेज निकालता हूं तो यहां से 1 + 7/2 बराबर 8/2 बराबर कितना हो गया, 4। तो यहां से मेन समझने वाली जो बात है वो यह है कि लगातार नंबर्स में मैं जैसे ही एक संख्या को बढ़ाता हूं यहां से औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। लगातार संख्याओं में जैसे ही मैं एक संख्या बढ़ाता हूं औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 0.5 की। ये कंटिन्यू चलता है यहां से 5 से 6 तो यहाँ पे भी वृद्धि कितने की हो गई, 0.5 की। फिर मैंने एक संख्या इंक्रीज की है यहाँ पे, बढ़ाइए तो यहां से फिर औसत में कितने की वृद्धि हो गई, 0.5 की। तो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि लगातार संख्या या क्रमिक संख्या या प्राकर संख्याओं में हम जैसे ही आगे की एक संख्या बढ़ाते हैं औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, 0.5 की। तो अब बात करते हैं इसके ऊपर बढ़ने वाले क्वेश्चन की। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे निकल के आ जाता है वो देखो एक बार आप लोग। क्वेश्चन दे देगा 20 लगातार संख्याओं का औसत p है। आगे की 4 संख्याएं और जोड़ने पर नया औसत होगा। ऑप्शन में आपको दे रखा है ए, ब, से और द। p+1, p+2, p+3 और p+4। जब ऐसा क्वेश्चन अपने को पेपर में मिलता है तो जनरली बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो कौन से क्वेश्चन पे आंसर पे जाते हैं, p+4 पे। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं इसके लिए। फिर कौन सा आंसर होगा, देखो क्या हो सकता है आंसर, देखते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा p+2। वो कैसे, मैंने
जस्ट अभी आप लोगों को बताया था कि लगातार संख्याओं में हम जैसे ही आगे की एक संख्या को बढ़ाते हैं, एक संख्या बढ़ाने पर एवरेज में यहां पे से 0.5 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो हमने टोटल कितनी संख्या बढ़ाई है, 4, तो एवरेज में कितने की वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि होगी। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, p+2। इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चंस को मौखिकली कर सकते हैं। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपको क्वेश्चन दे देगा n संख्याओं का औसत x है, आगे की 5 संख्याएं और जोड़ने पर औसत में कितने की वृद्धि हो। अब इसमें देखो स्टूडेंट कहां गलत करता है, ऑप्शन ये है इसके x+2.5, 2.5, x-2.5, x² + 2.5। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स के द्वारा गलती क्या होती है, 70% बच्चे सोचते हैं कि मेरा ए ऑप्शन है इसमें, लेकिन मैं कह रहा हूं ये गलत है। क्यों गलत है, कारण देखो, जहां भी पेपर के अंदर देखो तो लैंग्वेज को विशेष तौर से देखना आप लोगों को। लैंग्वेज को कैसे देखना है, देखो एक बार, इसने ये नहीं पूछा, यहां से देखो औसत में क्या पूछ रहा है, ये आप लोगों से वर्दी पूछ रहा है। औसत में क्या पूछ रहा है, वर्दी, ना कि अपने से ये पूछ रहा है कि नया औसत है। और इसी लैंग्वेज की वजह से स्टूडेंट 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आते हैं। क्वेश्चन एक ही है लेकिन लास्ट की लैंग्वेज थोड़ी सी क्या है, अलग है। यदि अपने से नया औसत पूछता तो यहां से इस क्वेश्चन का नया औसत क्या हो जाता अपना, x+2.5, क्योंकि आपको पता है 5 संख्या बढ़ा रहा तो वृद्धि कितने की होगी, 2.5 की होगी। लेकिन इसने तो ये पूछा है कि 5 संख्याओं को इंक्रीज करने पर औसत में कितने की वृद्धि होगी, तो केवल वृद्धि पूछ रहा है। तो यह आंसर गलत है, इसका आंसर क्या आएगा, 2.5। इस प्रकार लैंग्वेज की वजह से भी आप लोग 1-2 क्वेश्चन बचा सकते हो जिनको गलत करते हो आप। इसी के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक नाव में 5 व्यक्ति जब उनको तोला जाता है तो औसत में औसत बाहर में क्रमागत रूप से एक की वृद्धि होती जाती है। सबसे मोटे तथा सबसे पतले सदस्य के वजन का अंतर। ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं, ए, ब, स और द। इसमें है 4, इसमें है 8, यहाँ 5 और यहाँ 9 kg।
आप करके देखो इस क्वेश्चन को एक बार, क्या आंसर आता है देखो एक बार आप लोग। देखो बेटा, जब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो वही 70% बच्चे फिर गलत करते हैं। और मैं यहाँ हर क्वेश्चन में वो चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आप एग्जाम में गलती करते हो, क्योंकि आप लोग मैथ्स को समझने की बजाय इसको क्या करते हो, रटने की कोशिश करते हो। रटना नहीं, इसको समझना है। कैसे? जनरली बच्चे से इसका आंसर मैं पूछता हूं तो यहाँ पे क्या आता है, या तो 4 बताते हैं या फिर क्या बताते हैं मुझे, 5 बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो सीधा सा दिख रहा है 5 सदस्य है तो बीच में एक एक की वर्दी करेंगे तो 4 जोड़ के पता नहीं कौन कौन से लॉजिक निकाल लाते हैं। ठीक है कि नहीं? पहले वो लास्ट वाले जो अंतर है, एक को एक मानते हैं, अंतिम तक जाएंगे 5 मान लेंगे, 5 और 1 में अंतर कितने का, 4 का, जो बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। फिर ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है देखो एक बार। नाव में कितने सदस्य बैठे हैं, 5। ये आपका पहला सदस्य है, ये आपका दूसरा सदस्य बैठा है, ये आपका तीसरा सदस्य बैठा है, ये आपका चौथा बैठा है, और ये आपका 5 नंबर का सदस्य बैठा। अब इनको बैठने के बाद में इस पहले सदस्य का कुछ ना कुछ तो वजन निकल के आएगा। हम कुछ भी मान सकते हैं, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 10 किलो मान लो। मैंने इसका वजन 10 केजी मान लिया। समझने की कोशिश करना, 10 के बाद में काउंटिंग में आता है 11, 12, 13, 14, 15, 16। इससे समझ जाओगे आप लोग। आज मैंने आप लोगों को यह बताया था कि लगातार संख्याओं में मैं जैसे ही आगे की एक संख्या बढ़ाता हूं, औसत में केवल कितने की वृद्धि होती है, 0.5 की। औसत में कितने की वृद्धि, 0.5 की। लेकिन इस क्वेश्चन में चलो आपको यहां से औसत बार में क्रमागत रूप से कितने की वृद्धि चाहिए, 1 की वृद्धि चाहिए आपको। कितने की वृद्धि, 1 की। तो 1 की वृद्धि तो तब होगी ना जब मैं ये संख्या लूंगा, क्योंकि ये लेने पे तो केवल कितने की वृद्धि हो रही है, 0.5 की। तो ये अगला जो सदस्य निकल के आएगा, ये कितने किलो का हो जाएगा, 12 का। ये कितने का हो गया आपका, 14 का। ये कितने का हो गया, 16 का। और ये कितने का, 18 का। और इनके वजन के बीच में जो डिफरेंस जो निकल के आ गया, कितने किलो का आ गया, 8 किलो का। क्या ये कर सकते हो क्या आप लोग? इस प्रकार रटने के बजाय समझने पे ज्यादा ध्यान करोगे, मैथ्स अच्छे से क्लियर होगी। देखते जाओ। तो यहां से आज हमने जो चर्चा की है वो की है कि क्रमागत संख्याओं में यदि हम जैसे ही आगे की एक संख्या बढ़ाते हैं, औसत में कितने की वृद्धि होती है। तो हर बच्चे को पता होना चाहिए, क्रमागत संख्याओं में हम जैसे ही आगे की एक संख्या बढ़ाते हैं, औसत में 0.5 की वृद्धि होती है। और 2 संख्या बढ़ाएंगे तो 1 की, 3 बढ़ाएंगे 1.5 की। इस प्रकार से कंटिन्यू बढ़ता हुआ चलता है। आगे इसी में आगे चलते हैं तो बात करते हैं हम औसत चाल की। यहां से भी आपके हर पेपर में रेलवे, पटवारी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, एक क्वेश्चन जरूर निकल के आता है, तो वो है औसत चाल। देखो इस औसत चाल में भी मैं जब ऑफलाइन में बच्चों से बात करता हूं तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि जब मैं जैसे ही किसी बच्चे से पूछता हूं मैं कि औसत चाल का फॉर्मूला बताओ, तो औसत चाल का मुझे फॉर्मूला बताते हैं यहां से 2xy अपॉन x प्लस वाई। लेकिन इस फॉर्मूले की भी आज हम अपन अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। ये फॉर्मूला तो एक बनाया हुआ फॉर्मूला है जो केवल 2 चालों के लिए अप्लाई होता है। कितनी चाल के लिए, 2 चाल के अलावा, इसके अलावा और कहीं अप्लाई ही नहीं होता। और आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर करवा दिए जाते, 2 चाल दे देते, आपको लगता है मेरा चाल वाला क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं, ध्यान से देखो। यहां से औसत चाल की चर्चा हम ढंग से करेंगे। औसत चाल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल का बेसिक फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, कुल दूरी बटा कुल समय। कैसे, ध्यान दो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम इसके ऊपर, देखना समझना। हर स्टूडेंट यहां से इसको फॉलो करेंगे, देखते जाना एक बार थोड़ा सा।
ये एक पहाड़ है, ठीक है। यहां से मैंने किसी व्यक्ति को इसके ऊपर चढ़ा दिया, तो ये व्यक्ति पहले 2 घंटे में इसके ऊपर केवल 30 किलोमीटर चढ़ सका। जैसे समतल आया, ये बंदा 1 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर चला गया, और जैसे ही ढलान आया, ये बंदा 2 घंटे में 100 किलोमीटर आ गया। और फिर आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि एवरेज चाल बताओ, यानी औसत चाल बताओ। औसत चाल, तो बेटा यहां से देखो, ये फॉर्मूला यहां पे भी अप्लाई नहीं हो रहा है। ये तो मैं बार बार कहूंगा कि केवल 2 चाल देगा समान दूरी के लिए, केवल वहां अप्लाई होगा, चलो कहीं अप्लाई नहीं होगा। तो यहां से देखो, अब जैसे मान लो ये तो एक बेसिक है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है जो बहुत कम पेपर में देखने को मिलेगा। यहां से तो ये दे दिया है आपको, यहाँ पे सीधी सीधी यहाँ पे ये क्या दे रखा है, दूरी दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, समय। और औसत चाल का सीधा फॉर्मूला जो होता है कुल दूरी। तो उधर से मेरी दूरी कितनी आ गई, 30 आ गई, अगली कितनी आ गई मेरी, 20 आ गई, और इधर से मेरी कितनी आ गई, 100 आ गई। बटा कितना होगा यहाँ से, 2 + 1 + 2 बराबर 150/5 बराबर एवरेज स्पीड जो निकल के आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया अपना औसत चाल के ऊपर, जहां सीधी सीधी दूरी दे रखा है और सीधी सीधी आप लोगों को क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। लेकिन पेपर में ज्यादातर जो क्वेश्चन निकल के आते हैं वो चाल के ऊपर निकल के आते हैं, चाल देके फिर अपने से औसत चाल पूछता है। देखो कैसे, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये ए है जो भी अपने घर पर है, यहां इसका विद्यालय है। ये अपने घर से विद्यालय के लिए, ये अपने घर से विद्यालय के लिए यहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होकर विद्यालय पहुंचता है, और यहां से जैसे ही विद्यालय से छुट्टी होती है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटकर घरे आ जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बना देता है, औसत चाल बताओ। औसत चाल बताओ। क्वेश्चन एक बार फिर समझते हैं कैसे आने वाला है। कोई व्यक्ति स्थान ए से बी के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहुंचता है, और फिर बी से वापस स्थान ए के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटे आता है, उसकी औसत चाल बताओ। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम बेसिक पे जाते हैं। तो यहां अपने को दूरी दी हुई नहीं है, तो यहां से दूरी मेरी जो है वो कितनी है, x किलोमीटर है। तो यहां से जाने का यदि आपसे मैं समय निकालूंगा, टाइम निकालूंगा, तो वो होता है दूरी बटा चाल। और यहां से भी मैं टाइम निकालूंगा, तो मेरा टाइम कितना हो गया, दूरी बटा चाल। दूरी x बटा चाल कितनी है, 30। अब आज मैंने आपको बताया था एवरेज ज्ञात करने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। पहले बेसिक से क्लियर करते हैं, फिर देखना ट्रिक से कैसे इसको 10 से 15 सेकंड में आंसर निकालेंगे। तो यहां से कुल दूरी x जाने की और x आने की बटा टोटल टाइम, यहां से x बटा 20 प्लस x बटा 30, एलसीएम नीचे वाले का हम एक साथ लेंगे, x को x में जोड़ेंगे तो यहां से कितना होगा, ये 2x हो गया। काफी बच्चे यहाँ पे भी जोड़ देते, नहीं बेटा ये एलसीएम से खत्म होगा, इसका जो एलसीएम जो लेंगे वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 हो जाएगा। 60 में 20 से डिवाइड किया तो ये होगा 3x, और इधर कितना हो जाएगा 2x। तो अपनी यहाँ पे जो नई स्टेप जो यहाँ पे बनेगी वो बन जाएगी 5x, और तीसरी संख्या कहाँ पहुंच जाती है, ऊपर। x से x कट गया, इससे काटा 12, कितना निकल के आ गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या निकल के आ गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार दोबारा फिर इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में हर जगह आने वाला है। तो समान दूरियों के लिए अलग अलग चालें दी गई हो और औसत चाल निकालना हो, तो बेसिक के आधार पे उसको x मान लिया, और वो कुल दूरी बटा कुल समय का मैंने क्या लगा दिया, फॉर्मूला। लेकिन
मैं ये चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को बेसिक से समझने के बाद में आप सीधे 10 से 15 सेकंड में कैसे खत्म करके आएंगे वो देखो। सेकंड मेथड देखो इसका, जो भी चाल दे रखी है उसको लिख लो। पहली चाल कितनी दे रखा है 20 और दूसरी कितनी दे रखा है 30। तो बेटा सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ये 20 और 30 जो दिया गया है इन दोनों का एलसीएम लेते हुए कुल दूरी मान लेंगे। तो यहां से इन दोनों का जो एलसीएम निकल के आ गया वो 60 निकल के आ गया। एलसीएम कितना आ गया 60। तो यहां से यहां तक की दूरी भी 60 है और ये वाली दूरी भी कितनी है 60। यो मान लो ये स्थान जयपुर है और ये अजमेर है। जयपुर से भी कितनी दूर पे है ये 60 पे और अजमेर से भी कितनी दूर पे है 60 पे। अब ये जयपुर वाला किस साल से आ रहा है 20 से और अजमेर वाला किससे आ रहा है 30 से। तो इनका टाइम पता लगाओ। टाइम 60 में 20 का भाग दिया कितनी बार 3 बार और 30 का दिया कितनी बार 2 बार। और आज मैंने बताया था एवरेज का जो सूत्र होता है वो मैंने बताया था बेसिक फॉर्मूले से क्लियर करेंगे, ट्रिक भी उसी से बनाएंगे। कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहां से टोटल दूरी 60 ये और 60 ये कितनी हो गई 120 बटा टोटल टाइम कितना हो गया 5। मैंने इसको काटा, आंसर कितना आ गया मेरा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार दोबारा फिर देखते हैं क्या कर दिया मैंने। पहली चाल कितनी है 20, दूसरी चाल कितनी है 30। इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना निकल के आ गया 60 आ गया। अब यहां से टाइम निकालूंगा। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2। एवरेज का फॉर्मूला था कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी है 60 और ये दूरी भी कितनी 60। टोटल कितनी हो गई 120 बटा 5 टोटल टाइम। इसी के ऊपर एक एग्जांपल और लेते हैं। 3 चाल है, 3 भाई ये बी और ये सी। ये अपने घर से विद्यालय के लिए ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होकर विद्यालय पहुंचते हैं। तो देखो बेटा अपने को सूत्र रह गया था बीच में, उसकी अपन ने काफी बच्चे इस पे करते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब ये दो चाल में तो लग सकता था लेकिन यहाँ पे ये नहीं लगेगा। अब 3 के लिए फिर लर्न करो 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। तो अपने को इन पे जाना ही नहीं है, अपने को तो सीधा करना है, बेसिक से ट्रिक बनाना है अपने को। कैसे, कितनी चाल हो गई यहाँ पे ये बताओ 3। पहली कितनी है 10, दूसरी कितनी है 15 और ये कितनी है 20। यहां से सबसे पहले कुल दूरी मानेंगे तो कुल दूरी कितनी निकल के आ गई यहां से 60। अब यहां से टाइम निकालेंगे, टाइम के लिए डिवाइड कर दो। तो यहां से इसमें ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 3। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या था कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई 60, ये भी 60 और ये भी कितना हो गया 60। आंसर मेरा कितना निकल के आ गया 180 बटा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। चार साल दे दे तो भी अपन अप्लाई कर सकते हैं, 5 दे दे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, 4 सालों के लिए लेते हैं। देखो 4 सालें दी गई है, ए बी सी और डी। ये दे रखा है ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सी दे रखा है आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा और डी का दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर कह रहा है इन चारों की औसत चाल।
सूत्र से करेंगे काफी बड़ा हो जाएगा। 4 4 दे रखा है, कैसे करेंगे? हम तो एक ही मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ से ये 10, ये 20, यहाँ से 30 और यहाँ पे 60। एलसीएम कितना निकल के आ गया इनका? 60। यहाँ से टाइम निकालेंगे। फर्स्ट का टाइम कितना आ गया? यहाँ से 6, यहाँ से 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 1। अब एवरेज का बेसिक फॉर्मूला बताया था मैंने, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी 60 60 60 60। अरे भाई 60 को सीधे 4 भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग। 4 बार जोड़ने के बजाय 7 × 4 कैलकुलेशन में थोड़ा ठीक रहेगा। और टोटल टाइम कितना होगा यहाँ से? 12। 12 को सीधे ही काट रहे हैं। 5 को इससे गुणा किया तो कितना? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से सीधा इसका कितना निकल के आ गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक हम कर सकते हैं आराम से। सेकंड जो टाइप आज हमने चालू किया था इसमें औसत चाल का। तो बेसिक औसत चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। इसी में यदि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक दो ऐसे बेसिक छोटे छोटे एग्जांपल्स काम पे लेते हैं जो एग्जामिनर कुछ बना के दे देता है और बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्वेश्चन दिया कैसे है। 2x + 2y + 2z बराबर 16 हो तो x, y और z का औसत। अब एक्चुअली होता क्या है, जैसे ABCD के अंदर क्वेश्चन मिलता है बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि उनका तो रटा हुआ है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अरे भाई वही काम यहाँ पे भी करेगा आपका। कैसे? यहाँ पे आपको किसका औसत निकालना है? एक्स वाई जेड का। किसका औसत निकालना है? एक्स वाई जेड का। तो एक्स वाई जेड का औसत क्या हो गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 हो गए यहाँ। क्योंकि औसत का बेसिक सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब आपको कैसे भी एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाए, तो ये सीधी पड़ी है। तो ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हर जगह देखो 2 इसके अंदर गुणा है तो 2 को मैं बाहर ले लूंगा। यहां से क्या बच गया? 60। 2 से मैंने इसको काटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का आंसर यहां से कितना आ गया? 30 आ गया। यहां लाके हम कितना रख देंगे? सीधा ही 30 रख देंगे। 30 में 3 का भाग दिया, मेरा आंसर कितना रह गया? 10 आंसर आ गया। जितना समझोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स अपने आप अच्छी होती जाएगी। देखो आगे, इसी पे एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि ए, बी और सी का औसत 3m हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत। ध्यान दो, कोशिश करो करने की आप लोग। देखो कैसे होने वाला है। सबसे पहले ये क्या दे रखा है? ए बी और सी का क्या दे रखा है यहाँ पे? औसत। हर बच्चे को पता होना चाहिए, जो जितनी भी संख्या दी जाती है और उनका औसत दिया हुआ है, तो कुल मान निकालने के लिए औसत को संख्याओं से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, इसका कुल निकालना है तो यहाँ 3 नंबर है, 1 2 3, 3 को औसत से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9m।
9m। ठीक है, अब आप लोगों से एवरेज पूछा है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का, तो मुझे जब इनका मैं एवरेज निकालूंगा तो ये वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में कितना होगा यहाँ पे 3, क्योंकि वही बेसिक फॉर्मूला राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब यहां से दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि आगे वैल्यू आपको काय में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए। यहां देखो मैं दोबारा फिर रिपीट करूंगा, यहां से वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की चाहिए, स्क्वायर में वैल्यू चाहिए, इस वजह से मैं दोनों साइड का क्या कर दूंगा, स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो हर बच्चे को लर्न होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 एम स्क्वायर। लेकिन यहां से एक चीज देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन है, दे रखा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या दे रखा है, इस पूरे का मान क्या दे रखा है 0, तो आप इसकी वैल्यू 0 से इसको गुणा करोगे तो जहां तक गुणा का चिन्ह होता है वहां तक सारे का मान क्या हो जाएगा 0। तो यहां से अपने पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की तो वैल्यू चाहिए थी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गई 81 एम स्क्वायर। तो इसके नीचे हम रखेंगे 81 एम स्क्वायर बटा 3, काट दिया, कितने बार कटाइए 27 एम स्क्वायर, उतारो। इसी में आगे देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इन्हीं संख्याओं के ऊपर बनाया हुआ। ये क्वेश्चन पीछे 3-4 एग्जाम में है, अभी 2023 सीईटी में भी आया था। एक्स संख्याओं का औसत, एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है तथा वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है। संख्याओं एक्स वाई का औसत बताओ। ऑप्शन ये है ए बे से और दे। एक्स प्लस वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। करो। देखो क्या आंसर आया, एक्स वाई। समझना कैसे, इसमें एक चीज शब्द मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आज एक वर्ड बोला था आते ही आप लोगों को कि काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज की वजह से गलत होते हैं, और हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आप लैंग्वेज की वजह से गलत करके आते हो। उन क्वेश्चंस को आप सही कर सकते हो कैसे, संख्याओं, संख्याओं का मतलब बहुत सारी एक संख्याओं का समूह था, उसको क्या नाम दिया गया है, एक्स नाम दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे वाई संख्याओं का, बहुत सारी संख्याओं का एक समूह था, उसको क्या नाम दिया गया है, वाई नाम दिया गया है। तो यहां से मैं सबसे पहले एक्स संख्याओं का योग निकालूंगा। अभी मैंने बताया था कि जितनी भी संख्या होती है उसको मैं औसत से गुणा कर दूंगा तो उनका टोटल मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ संख्या ही कितनी है, एक्स है, और औसत कितना है, वाई स्क्वायर। तो मैं इन सारों को आपस में गुणा करूंगा तो इन एक्स संख्याओं का योग कितना निकल के आ गया, एक्स वाई स्क्वायर। इसी प्रकार अब मैं यहां से
y संख्याओं का योग निकालना चाहता हूं मैं, तो इन y संख्याओं का जो योग है वो क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि वही संख्या y है और एवरेज देखो इनका कितना है एक्स स्क्वायर, आपस में गुणा करेंगे। अब मुझे औसत किसका निकालना है, x और y का। ये x और y दो संख्या नहीं है, बहुत सारी संख्या है जिनका एक का तो नाम x दिया और एक का नाम क्या दिया है y। और एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग, यहां से तो योग कितना हो रहा है एक्स वाई स्क्वायर, और इधर से योग क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में क्या हो गया एक्स प्लस वाई। क्या ऊपर वाले नंबर में से, यहां से देखो, क्या ऊपर वाले नंबर में से यहां से एक्स वाई बाहर आ रहा है, क्या एक्स वाई को मैंने यहां से बाहर ले लिया तो अंदर यहां बच गया वाई, यहाँ पे क्या बच गया एक्स, यहां से नीचे क्या बच गया एक्स प्लस वाई, ये दोनों कट गए। ध्यान रखना, देखो काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर उसमें तो वाई पहले, अरे भाई 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी कितना होता है 5 ही होता है। तो मेरा आंसर यहां से क्या निकल के आ गया एक्स वाई। देखो आगे, और इसी पे आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। चार संख्याओं का औसत 5 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुणा है। चौथी संख्या है, ऑप्शन है आपका ए, बे, से और दे। 1 2 4 5 ट्राई। देखो क्या आंसर आया, तो कैसे चार संख्याओं का औसत, वो चार संख्या मेरी ए, बी, सी और डी है। चार संख्या कौन सी है मेरी, ए, बी और सी और डी। तो यहां से चारों संख्याओं का मैं औसत निकालता हूं, तो यहां से औसत क्या हो गया मेरा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा कितना हो गया 4, और बराबर में औसत कितना निकल के आ जाना चाहिए 5 आ जाना चाहिए। तो यहां से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां से क्या इक्वेशन ये बन गई, क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो गया 20। अब देखो बेटा इसमें एक संबंध और दिया है अपने को, वो संबंध क्या दिया है देखो समझो उसको। ये क्या कह रहा है कि पहले 3 का, ये 3 इनका जो औसत है, इनका औसत इसका 3 गुना है। 3 गुना, तो इसका 3 गुना क्या 3D हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। ध्यान दो कैसे, पहली 3 का औसत चौथी का 3 गुना है, चौथी खुद कितनी है डी है, तो इसका 3 गुना क्या हो गया 3D हो गया। अब आज मैंने आपको एक बात बोली थी कि जितनी भी संख्या दे रखा है और उनका औसत दे रखा है, तो सीधे ही औसत को संख्याओं के नंबर से गुणा करने पर योग आ जाता है। तो यहाँ 3 संख्या ए, बी और सी, इसका योग यहां से बिल्कुल सीधा सीधा निकल रहा है। कैसे,
ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहां से कितना हो गया 9d। इसको मैं यहां ला के रखता हूं इसकी जगह, तो यहां से कितना आ गया 9d प्लस, सॉरी नीचे भी रख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ वैल्यू को सरल कर लिया था, प्लस डी, ये रहा इसकी जगह बराबर कितना हो गया 20, 9 और 1 कितना हो गया 10d बराबर 20। क्या अंतिम संख्या मेरी d बराबर 2 निकल के आ गया? क्या बिल्कुल आ गया। इसी में आगे देखो, इसी में आगे देखो और प्राकृत संख्याओं पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे प्राकृत संख्या 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर का औसत। अब इसका औसत मुझे निकालना है, तो यहां से देखो बेटा, अब इसमें आप वो तो लगा नहीं सकते कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 का भाग देते, वो क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि उसका कारण यह है कि वो तो तब लगेगा जब समान अंतर रहेगा। अब आप कहोगे सर इसमें भी तो समान अंतर है, मैं कहूंगा बेटा नहीं है। कैसे? यहां से 1 का स्क्वायर बोलो कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। तो यहां से अब देखो, देखें इन नंबर्स में समान डिफरेंस कहां है? यहाँ 3 का है, यहाँ कितने का है 5 का है, यहाँ कितने का है 7 का। तो समान डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो या तो फिर इसको बेसिक से करेंगे, तो बेसिक से करेंगे तो ये तो 7 नंबर है, चलो इसको तो मैं कैसे जैसे जोड़ लूंगा। लेकिन बड़े नंबर यदि हमारे को दे दे तो कैसे जोड़ेंगे? बेसिक तो मेरा यही तो है, यहाँ से 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49/7, सारों को जोड़ा 140/7 बराबर मेरा आंसर कितना आ गया यहाँ से 20। आप लोगों को यहाँ से इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो आपको अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या है देखो, सेकंड मेथड n+1 ब्रैकेट 2n+1/6, और n का मतलब नंबर ऑफ लास्ट, ये n रहेगा हमेशा। तो यहाँ से n की जगह मैं 7 रखता हूँ, तो ये बन गया मेरा 7 + 1, और यहाँ पे 2 × 7 + 1/6, 7 और 1 कितना हो गया 8, 7 दूनी 14, और 1 कितना हो गया 15/6। कैलकुलेट करोगे 20 मेरा क्या आ गया आंसर। इसी पे एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या है देखो, क्वेश्चन आ गया, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। यहाँ पे नंबर कौन सा है 20, n = 20 रखते हुए कोशिश करो। देखो फॉर्मूला क्या मेरा ये था क्या,
n प्लस वन ब्रैकेट 2n प्लस वन अपॉन 6, n की जगह 20, नंबर ऑफ लास्ट 20, तो 20 से सीधा कर दूं मैं, 20 में एक जोड़ा तो कितना होगा यहाँ से 21 इंटू 20 को 2 से गुना किया 40, 40 में एक को जोड़ा कितना हो गया 41/6। 3 की टेबल से, ज्यादातर ये क्वेश्चन सीधे 3 की टेबल से करते हैं, तो देखो यहाँ से 3 से काटा ये 7 बार और 3 से 2 बार, यहाँ पे हो गया 7 चौक 28 और 7/2, इसका क्या आ गया आंसर 143.6।